और ये भी मैं आपके डाल दूंगा, जो आज अभी समझा रहा हूँ वो भी आपके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, और आपको वापस डाल दूंगा उसको, आप देख लेना इसको भी, ठीक है। बीच में मत बोलना क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो बेटा, मूत्र का निर्माण। तो मूत्र के निर्माण में क्या होता है कि मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है। कितने चरणों में संपादित होता है? 3। पहला होता है आपके निस्यंदन, मतलब निस्यंदन को आप ये लिख सकते हो फिल्ट्रेशन। क्या लिख सकते हो? फिल्ट्रेशन, मतलब छानने की प्रक्रिया, आप कह सकते हो छानना। पहला काम होता है छानने का। और छानना क्या होता है? रक्त में से अशुद्धि को छान के अलग करना। तो पहला काम तो होता है गुच्छीय निस्यंदन, और ये गुच्छे में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए इसको कहते हैं गुच्छीय निष्पंदन या छानना। सेकंड नंबर पे आता है पुनर्अवशोषण। अब आपकी जो अशुद्धियां निकली है उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ छन के बाहर आ जाते हैं जो अपने को आवश्यकता होती है, अपने शरीर में जरूरत होती है उनकी, लेकिन उस टाइम पर वो छन गए, तो उनका सेकेंड स्टेज जो होता है, जो सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है पुनर्अवशोषण, कि जो जरूरत की चीजें हैं उनको वापस क्या करना? अवशोषण करना। घर में झाड़ू निकालते तो आपने देखा होगा, पहले तो सब कुछ मिलाते हैं साथ में, और बाद में जब झाड़ू पूरा घर से बाहर जाता है तो उसमें से वापिस चीजें निकालते हैं उसके अंदर के, नहीं ये काम की है, ये काम की है। और सोनार कभी भी झाड़ू बाहर नहीं निकालते, वो बाहर से अंदर ले जाते हैं। तो यही चीज यहां पर भी होती है कि पहले तो अलग कर दिया, फिर उसमें से आवश्यकता की चीजें वापस ले ली, और जो काम का नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। तो पहला काम तो होता है रक्त में से अशुद्धि को अलग करना, तो वो कहलाता है पृथक्करण, जिसको छानना कहते हैं। दूसरा होता है पुनर्अवशोषण, कि जो आपने छाना है उसके अंदर में से आवश्यक पदार्थों को वापस लेना। और थर्ड काम होता है वापस उसमें से, तीसरा काम क्या होता है? जो कि अब बच गया, कोई काम का नहीं है, और उसके अंदर मोस्ट ऑफ यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया, उसको शरीर से बाहर निकालना। ये 3 काम होते हैं इसके अंदर। यह सभी कार्य वक्रक के विभिन्न हिस्सों के द्वारा होते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया। वक्रक के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। वक्रक में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। यह रक्त वक्रक धमनियों के द्वारा लाया जाता है। रक्त अवशिष्ट पदार्थ से युक्त होता है। रक्त जो होता है वो किससे होता है? अवशिष्ट पदार्थ से युक्त होता है। इस धमनी की शाखाओं को अभिवाहक धमनियां, इस रक्त को बेटा जो है वो अभिवाहक धमनियां बौमेन संपुट में लाती है। बौमेन संपुट में लाती है, बौमेन संपुट के अंदर लेके आ गई। बौमेन संपुट में जैसे ही वो अंदर आती है तो वहां पर जो आपके जो गुच्छा बना हुआ है ग्लोमेरुलस, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उन कोशिकाओं के अंदर बहुत छोटे छेद होते हैं, जिनमें से जो रक्त है वो तो छन के बाहर नहीं जा सकता, रक्त के विभिन्न घटक तो छन के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो दूसरे पदार्थ जितने भी है वो छन के उससे बाहर आ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? आपके ग्लोमेरुलस में आकर छनने लगते हैं, छन जाते हैं वहां पे वो, और छनने से जो रक्त है वो शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध रक्त जो होता है वो वापस अववाहक धमनी के द्वारा वापस शरीर में भेज दिया जाता है। तो देखो यहां पर क्या होता है, तो वो छन जाता है उसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर अशुद्ध रक्त छन जाता है, और शुद्ध रक्त जो होता है वो वापस अववाहक धमनी के द्वारा शरीर में चला जाता है। यहां रक्त का निष्पंदन का कार्य पूर्ण होता है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि निष्पंदन का कार्य, छानने का कार्य कहां संपन्न होता है, कहां पर होता है? तो ग्लोमेरुलस में होता है। छानने का कार्य कहां संपन्न होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। अब देखो बेटा, मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूं आपके यहां पे कि कैसे छानने की प्रक्रिया पूरी होती है और क्या होता है ग्लोमेरुलस। तो देखो यहां पे डायग्राम के फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से हैं। कैसे होता है देखो, इसको समझो। इसके अंदर क्या होगा देखो कि आपके मान लीजिए यह आपका ग्लोमेरुलस है, ये जो नीचे है वो आपकी अपवाहक धमनी है, अपवाहक धमनी, और जो अंदर ये आ रही है इसको कहते हैं अभिवाहक धमनी। क्या कहते हैं? तो ये बेटा आपके रक्त लेके आती है अंदर, ये आपके जो है ब्लड अंदर लेके आती है, ये ब्लड अंदर लेके आ गई, और ये जो होती है वो वापिस, ये होती है वो रक्त को वापिस बाहर ले जाती है, ठीक। अपवाहक बाहर ले जाती है, अभिवाहक अंदर लाती है। तो ये जो अभिवाहक धमनी जो होती है, जो अभिवाहक धमनी है वो यहां आकर बहुत ज्यादा विभाजित हो जाती है, ऐसे बहुत ज्यादा विभाजित हो जाती है, और अंत के अंदर
अंत के अंदर क्या होता है कि जो छन जाता है, यहां पे आपके छनने के बाद छन जाता है, और छनने के बाद यहां पर आपकी अशुद्धि आ जाती है सारी। ये सारी अशुद्धि जो थी वो नीचे आ जाती है। ये अशुद्धि नीचे आ गई आपके, तो ये काम जो होता है उसको कहते हैं निस्पंदन। क्या कहते हैं? निस्पंदन। छानना, छन के वो नीचे आ गया, पेंदे में आ गया छन के, तो ये सारा पदार्थ जो है वो आपके छना हुआ हो जाता है। ये जो है वो छना हुआ हो जाता है। ये जो पदार्थ है वो छन के सारा नीचे आ गया, और शुद्ध रक्त वापिस आपके बाहर निकल जाता है, वापिस शरीर में पहुंच जाता है। तो अब इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा लगभग 1000 से 1200 ml होती है। मतलब ये समझ लो कि 1 लीटर के आसपास इसकी मात्रा होती है। कितनी होती है? 1 लीटर के पास इसकी मात्रा होती है, और प्रति मिनट करीबन 1000 से 1200 ml रक्त का निष्पंदन का कार्य पूर्ण होता है। मतलब 1 मिनट के अंदर सोचो कितना तेज काम होगा। 1 मिनट के अंदर 1 लीटर को रक्त को छान रहे हैं। 1 लीटर रक्त को छान के उसके अंदर से अशुद्धि अलग हो रही है और वापिस शरीर से बाहर निकलता है। ठीक, लेकिन ये मत सोचना कि 1 लीटर बन रहा है और 1 लीटर का 1 लीटर आपके शरीर से बाहर हम मूत्र के रूप में त्यागते हैं। नहीं, इसका केवल 10% पार्ट जो होता है वो अपने शरीर से बाहर निकलता है। तो क्या अपने ये तो है नहीं कि 24 घंटे टॉयलेट करते ही रहते हैं, ऐसा तो होता नहीं। तो अगर 1 लीटर 1 मिनट में बन जाएगा तो अपने को टॉयलेट घर में ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो यहां से बेटा केवल और केवल 100 ml, 1000 ml में से 100 ml आपके मूत्र के रूप में बाहर निकलता है प्रति मिनट। तो अब इतना तो 100 ml तो नॉर्मली आ जाता है, और आपका जो मूत्राशय होता है उसके अंदर लगभग एक टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्टोरेज कर लो, यूरिन को ज्यादा समय तक टॉयलेट ना करो, फुल स्टोरेज करो, तो 500 हो सकता है। कितना हो सकता है? 500 ml उसके अंदर आ सकता है। मतलब आधा लीटर यूरिन एक टाइम के अंदर आप त्याग सकते हो। ठीक है, तो यहां अब रक्त से जो छना है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है, विभिन्न लवण होते हैं, और लवण के अंदर जो 2 लवण होते हैं मेन, वो होता है एक तो सोडियम और एक होता है पोटेशियम। 2 लवण इंपॉर्टेंट है, एक तो सोडियम और एक का पोटेशियम। एमिनो अम्ल होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वर्षा के पाचन से जो एमिनो अम्ल बने थे, फैट जब पचती है तो एमिनो अम्ल बनते हैं। ठीक है बेटा, तो वर्षा के पाचन से एमिनो अम्ल बनते हैं, वो आ जाते हैं। और इसके अंदर यूरिया होता है। तो आपको क्वेश्चन आता है क्या जो निस्यंदित पदार्थ जो होता है उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है, उसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? निस्यंदन के रूप में हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त होता है? तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है, लवण होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, यूरिया होता है, और कुछ आदि तत्व और भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन मेल जो होता है वो ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल और यूरिया। तो देखो बेटा, ग्लूकोज को अपने बाहर नहीं निकाल सकते। अगर ग्लूकोज निकल रहा है तो मतलब समझ जाइए कि आपको डायबिटीज की समस्या है। ग्लूकोज निकलता है तो आप समझ जाइए कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ठीक, ग्लूकोज निकलता है मतलब डायबिटीज की समस्या है, तो हमने ये समझ लिया। ठीक, ये देखो आपके ये संरचना दे रखी है। अगर ग्लूकोज निकलता है तो आप समझ जाइए कि डायबिटीज की समस्या है। तो ग्लूकोज को वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? वापस अवशोषित किया जाता है, तो ग्लूकोज वापस ले लिया जाता है। जो लवण होते हैं उनको भी वापस ले लिया जाता है, और लगभग 20% एमिनो अम्लों को भी वापस ले लिया जाता है। तो बाहर क्या निकलता है? 80% एमिनो अम्ल और यूरिया, 2 चीज ही आपके शरीर से बाहर निकलती है, बाकी कोई भी बाहर नहीं निकलते। ये सारे वापस अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एकत्रित हो जाता है। यह निष्पंदन फिर वक्रक नलिका में से गुजरता है। अब आपका जो ग्लोमेरुलस था, बोमेन संपूर्ण था, उसका काम हो गया खत्म। बोमेन संपूर्ण का यही काम होता है कि शुद्ध रक्त में से अशुद्धि को अलग करना, अशुद्ध रक्त में से अशुद्धि को अलग करना और शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेजना। इसके बाद इसका कोई काम नहीं होता, इसका काम खत्म हो गया। यहां पे ग्लोमेरुलस का काम यहां तक ही होता है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं होता। ठीक, ग्लोमेरुलस का काम इतना ही होता है कि वो केवल और केवल अशुद्ध रक्त में से बातें नहीं बेटा, आवाज किसकी आ रही है? कौन है ये?
इसका काम इतना ही होता है कि जो अशुद्ध रक्त था उसमें से अशुद्धि को अलग करना और शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेजना। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप अपनी आती है। अब अपन बात करेंगे वक्रक नलिका की। तो बेटा वक्रक नलिका जो होती है, पुनर्अवशोषण का काम जो होता है वो वक्रक नलिका के अंदर होता है। और वक्रक नलिका में भी किस भाग में होता है? आपके लास्ट तक। कहां तक होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका तक। 80 से 85% मतलब 90% ले लो, 90% आपके पुनर्अवशोषण का काम जो है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका तक हो जाता है। उसके बाद किसी प्रकार का कोई संग्रहण नहीं होता, उसके बाद कोई अवशोषण नहीं होता, 10% अवशोषण होता है। तो देखिए आप, वक्रक नलिका जो होती है उसकी जो दीवारें होती हैं वो घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। मतलब इसकी जो कोशिकाओं की जो आकृति होगी वो घन के आकार की होगी। कैसे होगी? घन के आकार की। यह कोशिकाएं निस्पंदन में से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, एमिनो अम्लों और अन्य उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये ग्लूकोज का, लवण का, एमिनो अम्लों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको कहा था लगभग 80%, मैंने अभी आपको क्या कहा था? केवल 1% बाहर निकलता है। इस 100 ml का केवल 1% आपके जो है वो बाहर आएगा। करीब 99% निष्पंदन वक्रक नलिका द्वारा पुनर्अवशोषित कर दिया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा पुनर्अवशोषित अवशोषण के पश्चात साफ रक्त को कहाँ भेज दिया जाता है? वापिस अभिवाहक धमनी के द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पुनर्अवशोषित किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थ सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि यूरिया ही तो हम बाहर निकालते हैं। मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया, वीडियो देखोगे तो, कि मानव है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है और यूरिया ही बाहर निकालना है। अगर उसका ही अवशोषण वापस कर लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? ऐसे अवशिष्ट पदार्थ युक्त तरल पदार्थ ही मूत्र का निर्माण करते हैं। नेफ्रॉन से मूत्र वक्रक संग्रहक नलिका में चला जाता है, जहां से मूत्र मूत्र नली में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आपके जो ये संरचना जो थी उसके अंदर अवशोषण होता है। देखो बेटा, अब मैं आपको और भी इतना ही करते हैं, चलो आपको थोड़ा ज्ञान आगे नहीं देते अपन। ठीक है, क्योंकि ये बेटा बड़ी क्लास का है तो आपको केवल इतना ही समझना है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज याद होनी चाहिए कि निस्यंदन कहाँ होता है, तो ग्लोमेरुलस में। पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो वो आपके होता है वक्रक नलिका के अंदर। और स्त्रवण का कार्य कहाँ से होता है? वो मूत्राशय से होता है, मूत्र मार्ग से होता है। फिर देखो, मूत्र में मूत्र वक्रक के संग्रह नलिका में ले जाया जाता है। नेफ्रॉन से मूत्र को कहाँ ले जाते हैं? वक्रक की संग्रह नलिका में, जो मूत्र नलिकाओं से जुड़ी हुई होती है, मूत्र वाहिनी से जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक वक्रक से एक मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय वह अंग है जहां पर इस मूत्र का क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है, जमा किया जाता है। और जब जमा इतनी मात्रा में हो जाता है कि मूत्राशय पूरा फैल जाता है, तब उसको हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ये होता है बेटा आपके टाइमिंग। तो अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर आपके ये कार्य नहीं होता, पुनर्अवशोषण का काम नहीं होता, तो एक दिन के अंदर 180 लीटर, एक दिन के अंदर 180 लीटर मूत्र त्यागना पड़ता। अब ये मुझे कह दो कि अगर आपका मूत्राशय 500 ml एक टाइम में अगर एब्जॉर्ब कर सकता है, रख सकता है, तो 180 करने के लिए अपने को कितना टाइम बाथरूम के अंदर रहना पड़ता? आधा कर दो इसका, 180 का कितना हो गया? 90। तो लगभग 90 घंटे, 90 घंटे तो एक दिन में होते ही नहीं, 24 घंटे ही होते हैं। मतलब आपको बाथरूम में से बाहर आने का काम ही नहीं है, पूरे दिन बाथरूम में बैठे रहो। ठीक, लेकिन ये जो अवशोषण होता है, अवशोषण होने के कारण 180 लीटर में से लगभग 187.5 लीटर, मतलब 177.5, मतलब आपके शरीर में पीछे कितना रह गया? 78, सॉरी बेटा 178। ठीक है बेटा, वो गलती से बोल गया मैं। 180 में से 178.5 जो होता है वो पुनर्अवशोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पुनर्अवशोषित कर दिया जाता है। मतलब एक 178 को तो वापस एब्जॉर्ब कर दिया, 178.5 तो वापस एब्जॉर्ब हो गया, तो पीछे रहा कितना? 1.5 लीटर। कितना रहा?
1.5 लीटर, तो एक दिन में केवल 1.5 लीटर यूरिया का उत्सर्जन करते हो, आप मूत्र त्यागते हो एक दिन के अंदर। अगर 1.5 लीटर से आपके ज्यादा हो रहा है, मतलब आप समझ जाइए आपको मूत्रण में कोई ना कोई समस्या है, मतलब अवशोषण का कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली। तो देख ध्यान से अपने इस बात को समझ लेना कि अगर 1.5 लीटर से ज्यादा मूत्र अगर किसी के अंदर बनता है, मतलब उसके अवशोषण का काम नहीं होता। और ये मोस्ट ऑफ जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये समस्या होती है कि उनको टॉयलेट बहुत ज्यादा आता है। तो रीजन यही होता है कि उनके अंदर जो अवशोषण होने वाली जो चीज थी ज्यादा, वो अवशोषण बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज होती है। तो नेक्स्ट देखिए, यहां तक हमने बात कर ली। उसके बाद उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र, ये तो हमने बात कर ली। उत्सर्जन में नाइट्रोजन को अगर निकालना है अपनी बॉडी से, क्योंकि यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन से बना हुआ है, तो अगर नाइट्रोजन को निकालना है, नाइट्रोजन को अगर निकालना है तब तो ये तंत्र ठीक है, ये काम कर लेगा कि यूरिया को बाहर निकाल देगा। लेकिन अपने शरीर में CO2 भी बनती है, पसीना भी बनता है, और भी कई अवशिष्ट पदार्थ अपने शरीर के अंदर बनते हैं। तो उनको अपने शरीर से कौन बाहर निकालेगा? तो उसको अपने शरीर से बाहर निकालेंगे फेफड़े। CO2 को तो फेफड़े निकाल देंगे, त्वचा जो होती है उससे पसीना बाहर आ जाएगा, उसके साथ कुछ अशुद्धियां भी घुलकर बाहर आ जाएगी। और यकृत जो होता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, विटामिन, स्टीरॉयड आदि हार्मोन को मल के साथ उत्सर्जित कर देते हैं, मतलब पाचन तंत्र के अंदर मिला देते हैं उसको। यकृत, हम जानते हैं कि यकृत जो है वो आपके पाचन ग्रंथियों में जुड़ा हुआ है और वो उसको भेज देती है। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं? ये आपका जब हीमोग्लोबिन टूटता है बेटा, तो Fe तो चला जाता है। Fe जो होता है हीमोग्लोबिन बनने में मेन कंपोनेंट है, जैसा कि हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि जो आयरन होता है उसके बिना हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये भी दो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो ये दो घटक होते हैं, वो ये भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब हीमोग्लोबिन टूट जाता है, नष्ट होता है, तो उसके द्वारा ये दो पदार्थ बनते हैं और उन दोनों पदार्थों को यकृत में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? यकृत में। और यकृत से उनको फिर अपने मल के अंदर मिला दिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा जो होती है नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि को पसीने के साथ बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो देखो बेटा, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो आप जब ज्यादा काम करते हो और ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वहां पर आपके जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है। और उसी के आपके जब आप उंगली के कटके करते हो ना, काट के ही कहते हो क्या कहते हो? उंगलियों के घुटनों के वगैरह काट के करते हो कहीं पे, तो ये काट के जो होते हैं वो उस लैक्टिक अम्ल के कारण ही होते हैं। समझ में आया? ये लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होते हैं। और जब आप काट के करते हो तो ये तेजी के साथ वहां से स्रावित होकर बाहर आ जाते हैं। आपको महसूस नहीं होता, लेकिन ये चीज होती है। ठीक, अब कल पढ़ेंगे अपन जनन तंत्र। टाइम हो चुका है लगभग, अप्रोक्स टाइम हो चुका है 34 हो गया, 10-1 मिनट है। तो जनन तंत्र को ज्यादा तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूं कि जनन तंत्र होता क्या है। तो जो जनन तंत्र है, हम जानते हैं कि जो मानव है स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जितने भी स्तनधारी है उनमें मादा अलग होती है और पुरुष अलग होते हैं, नर अलग होते हैं। तो उनके अंदर अपना एक खुद का एक विशेष सेक्सुअल अंग होता है, ठीक है, भाग पाया जाता है। और उसके अंदर उनमें जनन की प्रक्रिया होती है, जनन के संबंधित कार्य होते हैं। ठीक है, तो निषेचन के लिए दो होता है कि जो पुरुष होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं और जो मादा होती है वो अंडाणुओं का निर्माण करती है। और शुक्राणु व अंडाणुओं के पूर्ण संलयन से, देखो बेटा, निषेचन की जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो एक गलती करते हैं हम लिखते हैं शुक्राणु व अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, लेकिन ये आधी डेफिनेशन है। शुक्राणु व अंडाणु के पूर्ण रूप से मिलने पर मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो मेल और फीमेल के जब गैमेट आपस में पूर्ण रूप से मिलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जब पूर्ण रूप से मिलते हैं, तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसके लिए बेटा एक छोटी सी ट्रिक है, आप चाहे तो उसको नोट कर लेना, लिख लेना। एक छोटी सी ट्रिक है कि युग्मनज से जो पूरा भ्रूण बनता है, जो बेबी बनता है, गर्भ के अंदर जो पूर्ण बेबी बनता है, उस समय
कौन कौन सी उसके अंदर अवस्थाएं से वो गुजरता है। ठीक है, उसकी एक ट्रिक है। देखो ऐसे अगर याद नहीं होगी, चलो मैं पहले नाम बताता हूं, फिर तुम मुझे क्रम से उनके नाम बताना, जैसे कि मैं तुम्हें क्रम से बता रहा हूं। पहले होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। उसके बाद आता है मोरूला। क्या आता है? मोरूला। उसके बाद आता है ब्लास्टुला, और उसके बाद आता है गैस्ट्रुला। क्या आता है? गैस्ट्रुला। अब मुझे आपको मैं भविष्य के अंदर कभी भी कहूं, आज तो चलो याद रह जाएगा कि ये सर ने कहा था तो कि क्रम याद रह जाए, 2 दिन के बाद पूछूंगा तो आप क्रम भूल जाओगे कि क्रम क्या है। नाम चलो याद कर लोगे, लेकिन जो एक क्रम है, जो सीरियल है कि जाइगोट के बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, तो हम क्रम भूल जाते हैं। तो क्रम भूलना नहीं है। एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, ट्रिक लिख दो। लिखो, जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स। जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स, मतलब मीठी चीजें जहां पर मिलती है। ठीक है, जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स। जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स। ठीक है, GOOD कर देना, गुड। जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स। ठीक है, जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स। अब देखो बेटा क्या नाम आ रहे हैं। जय से जाइगोट आ गया। ठीक है, अंबे से सॉरी, अंबे रहने दो, मिष्ठान। ठीक है, मिष्ठान से एम आ गया। ठीक है, भंडार से बी आ गया, और गुड़ से जी आ गया। तो जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स। तो ZMB एंड जी, जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स। उदयपुर के अंदर इसके 3 रेस्टोरेंट चलते हैं, 3 ऐसी दुकानें हैं उदयपुर के अंदर। एक दुर्गा नशी रोड के ऊपर, एक सेक्टर 4 के अंदर, और एक सेक्टर 12 के अंदर। ठीक है ना बेटा, तो कई बार भी जाते हो तो थोड़ा दिमाग को कंट्रोल में रखो कि क्या चीज अपने को मिल रही है यहां से सीखने को। तो ये बेटा एक तरीका है, जय अंबे मिष्ठान भंडार एंड गुड्स। तो सबसे पहले जाइगोट आता है, उसके बाद मोरूला आता है, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला स्टेज जो होती है वो गर्भाशय में जुड़ जाती है, जिसको रोपण कहते हैं। अभी पीछे पढ़ेंगे अपन, उसको रोपण कहते हैं। कि ब्लास्टुला का पूर्ण रूप से विकसित ब्लास्टुला का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पर चिपकना रोपण कहलाता है। और जब ये उसके साथ जुड़ जाता है, फिर होता है आरोपण, कि जो गर्भाशय की जो झिल्ली होती है उसको बाहर से कवर कर देती है, उसको कहते हैं रोपण। तो ध्यान रखना, रोपण अलग होता है, आरोपण अलग होता है। रोपण केवल जुड़ना, और आरोपण मतलब उसको कवर करना, आंतरिक भित्ति के द्वारा उसको ढक लेती है वो। ठीक है, तो आरोपण अलग है, रोपण अलग है। तो ये ट्रिक्स है। उसके बाद वो जाइगोट स्टेज में आता है। किस स्टेज में आता है? जाइगोट। और जाइगोट स्टेज 3 में बढ़ जाती है। जाइगोट स्टेज जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म। इन तीनों डर्म से आपके शरीर के विभिन्न भाग बनते हैं। इन तीनों भागों से, एक्टोडर्म से शरीर के विभिन्न भाग बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं, और एंडोडर्म से बनते हैं। लगभग 70% जो अंग है आपके, जितने भी बाहरी अंग जितने आपको शरीर के दिख रहे हैं, वो आपके जो है एक्टोडर्म से बनते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बाहर जितने दिख रहे हैं आप सब में लिख दो एक्टोडर्म, तो ऐसा नहीं होता। कुछ अंग जो होते हैं वो होते अंदर है, लेकिन वो बनते हैं एक्टोडर्म से हैं। कुछ होता है जो मीजोडर्म से बनते हैं। मीजो का मतलब मध्य। तो आपकी जितनी भी मांसपेशियां वगैरह जो भी है, ठीक है, मांसपेशियां है, ब्लड है, और भी जो भी भाग है वो आपके मीजोडर्म से बनता है। और एंडोडर्म से आपका आंतरिक कंकाल के भाग बनते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना कि कुछ जो ग्रंथियां होती है वो एक्टोडर्म से बनती है, कुछ ग्रंथियां जो होती है वो आपके मीजोडर्म से भी बनती है, तो कुछ एक्टोडर्म से भी बनती है। ठीक, आपके टेबल दी होगी, नहीं होगी तो मैं आपको कल टेबल बता दूंगा। हाँ, आज आपकी क्लास यही खत्म करते हैं। 1 सेकंड बाहर कोई मत निकलना, वरना मैं एब्सेंट लगाऊंगा फिर। 13 जने जुड़े हुए हो, अभी जुड़े थे 22 जने, और अब हो गए 13। ओके,
पूरा बेटा वीडियो में पूरे जुड़े रहो जिससे कि पूरा नॉलेज मिले, वरना आधा अधूरा नॉलेज मिलता है फिर। ओके बाय बाय। आया समझ में? कितनी ट्रिक मिली आज तुझे? दोनों याद रहने जैसी है, कोई अंतर नहीं है। तो बेटा मेरे साइंस पढ़ाने का तरीका ये है। तुझे कैसा लगा वो मुझे नहीं पता, मैं साइंस ऐसे ही पढ़ाता हूँ।